नौकरशाही अब निक्कर में, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? पता चला है कि मोदी जी ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी बैन को हटा दिया है। 58 साल पहले भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन लगा दी थी। ये मोदी राज में ही संभव हो पाया है, जब इतने सालों बाद ये बैन हट गया है और खुलेआम आरएसएस को पैर पसारने की जगह दी गई है। तर्क दिया जा रहा है कि आरएसएस एक गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक संस्था है। क्या सच में आरएसएस गैर राजनीतिक है, गैर सांप्रदायिक है? इतने सालों बाद सरकारी कर्मचारियों को क्यों किया जा रहा है संघ में शामिल? क्यों लगा था बैन और कौन से बैन और भी लगे हैं आरएसएस पर? बैन हटाने के खतरे क्या हैं? तिरंगा और संविधान विरोधी आरएसएस के लिए इतने बड़े बड़े फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर केवल संघ के? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। जो आरएसएस ये तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और मंत्री कौन, जो आरएसएस 2009 की हार के बाद आडवाणी को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर फेंक करके मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाता है, जो आरएसएस ये तय करता है कि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और बिल्कुल आखिरी मिनट में योगी को मुख्यमंत्री बनवा देता है, वो आरएसएस गैर राजनीतिक संस्था है? गजब का मजाक कर रहे हैं भाजपाई। भाजपा सरकार ने आदेश दे दिया है कि सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस में खुल्लम खुल्ला भाग ले सकेंगे। अभी तक जो काम चोरी छुपे हो रहा था, सरकार ने अब उसे खुल करके करने के आदेश दे दिए हैं। अरे डीडी न्यूज वालों ने तो खबर की शुरुआत ही इस बात से की है। खबर छापी है कि सरकारी कर्मचारी भी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में खुलेआम हिस्सा ले सकेंगे। बस सार तत्व यही है कि अब खुलेआम होगा। सरकारी नौकरी तो छोड़ो, सरकार तक में संघ ही है, अब खुलेआम होगा। अंतर केवल इतना ही है। 9 जुलाई 2024 को सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने के संबंध में यह आदेश जारी किया जा रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस और अन्य राजनीतिक संगठनों की शाखाओं और उनकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। आखिर आरएसएस पर इस तरह के बैन के पीछे कारण क्या थे, ये भी समझ लीजिए। 1966 में सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रम में जाने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सही बताते हुए सरकार ने तब दलील दी थी कि आरएसएस या फिर जमाते इस्लामी जैसे राजनीतिक संगठनों की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा यह भी बताया गया था कि इसे धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए उचित नहीं माना जाएगा, यानी अगर सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में गए तो धर्मनिरपेक्षता के लिए यह ठीक नहीं होगा और इसीलिए सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने पर बैन लगा दिया गया था। जिस सिविल सेवा नियम 1964 का हवाला देते हुए 58 साल पहले आरएसएस पर बैन लगाया गया था, वो नियम कहता क्या है ये जान लीजिए। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का नियम 5 कहता है कि कोई भी सरकारी सेवक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा, किसी भी राजनीतिक दल का। राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य नहीं होंगे। सरकारी सेवक राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। न्यूज 18 ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस की पहचान एक सांस्कृतिक और समाज सेवी संगठन के तौर पर रही है। बावजूद इसके राजनीति वाले नियम का हवाला देते हुए आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था।
इससे पहले कि हम इनकी इस बात को काटते, इन्होंने अपने ही आर्टिकल में खुद अपनी ही बात काट दी। आरएसएस जैसे कथित सांस्कृतिक संस्थान के लिए सरदार पटेल ने क्या कहा था, ये कोट किया गया है। एक भाषण में सरदार पटेल ने कहा था कि हम सरकार में आरएसएस आंदोलन से निपट रहे हैं। वे चाहते हैं कि हिंदू राज्य या हिंदू संस्कृति को बलपूर्वक थोपा जाए। कोई भी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस देश में लगभग उतने ही मुसलमान हैं जितने विभाजित हिस्से में हैं। हम उन्हें भगाने वाले नहीं हैं। विभाजन और जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद हमने वह खेल शुरू किया तो ये एक दिन बुरा साबित होगा। हमें यह समझना चाहिए कि वे यहीं रहेंगे और हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ये महसूस कराएं कि ये उनका देश है। निसंदेह दूसरी ओर इस देश के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना उनकी जिम्मेदारी है। पटेल ने आखिर में कहा कि हम दोनों को यह समझना चाहिए कि विभाजन अतीत की बात है। 1966 में दिए गए आदेश में सरकारी कर्मचारियों के केवल आरएसएस में ही जाने पर बैन नहीं लगा था, बैन जमाते इस्लामी पर भी लगा था। आदेश देने वालों ने दो सांप्रदायिक संगठनों के साथ साथ किसी भी राजनीतिक संगठन को बैन में शामिल किया था, मगर आदेश में से आरएसएस का नाम हटाने वाले ये बात बताना बड़े आराम से भूल गए। अगर जमाते इस्लामी के ऊपर बैन की बात भी बता देते तो ये कैसे कह पाते कि इंदिरा गांधी ने बड़ा खराब निर्णय लिया था। आईटी सेल वाले अमित मालवीय ये कैसे कह पाते कि साल 1966 में यानी 58 साल पहले जारी असंवैधानिक आदेश जिसमें आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसे मोदी सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। इस आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था। आखिर सरकारी कर्मचारियों के किसी भी राजनीतिक संगठन के कार्यक्रमों में भाग लेने से नुकसान क्या है, ये समझना जरूरी है। आखिर इस पर इतना हो हल्ला हो क्यों रहा है? इसका जवाब देते हुए डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव लिखते हैं कि सरदार पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में अखिल भारतीय सिविल सेवा का उद्घाटन करते हुए इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, यानी सिविल सेवा से एक ऐसे इस्पाती ढांचे के रूप में काम करने की अपेक्षा की गई थी जिसकी एकमात्र प्रतिबद्धता संविधान और कानून का शासन हो। इसके लिए जाति या धर्म की संकीर्णताओं से मुक्त रहना लाजिमी था। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को राजनीति से दूर रहना था ताकि सरकारों के आने जाने से इस ढांचे पर कोई फर्क ना पड़े। सरकारी कर्मचारी सिविल सर्वेंट को किसी भी तरह की सांप्रदायिकता और राजनीति से अलग रहना चाहिए। ऐसे में अगर ये संघ की शाखाओं में जाएंगे और मन में सांप्रदायिक जहर भर के आएंगे तो जनता बेचारी का क्या होगा? ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बैन हटाने का काम बहुत हश हश तरीके से हुआ, चुपचाप हुआ। हमेशा की तरह नेता लोग, खास तौर से प्रधानमंत्री जी, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आए। 9 जुलाई को यह आदेश आया, मगर पहली बार खबर में 21 जुलाई को आया। चुप्पी का कारण भी तो है। सांप्रदायिक संगठन पर से बैन हटाने को कितना जस्टिफाई करेंगे आप? और ये पहली बार तो है नहीं जब आरएसएस पर बैन लगा था। जिस सरदार पटेल को मोदी अपना आदर्श बताते हैं, उन्होंने खुद आरएसएस पर बैन लगा दिया था। महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस के बनाए हिंसक और विषाक्त माहौल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 11 सितंबर 1948 को पटेल ने आरएसएस के सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर को पत्र लिखा कि हिंदुओं को संगठित करना और उनकी सहायता करना एक बात है, लेकिन अपनी तकलीफों के लिए बेसहारा और मासूम पुरुषों, औरतों और बच्चों से बदला लेना बिल्कुल दूसरी बात। इसके अलावा यह भी था कि उनके कांग्रेस विरोध ने वो भी इस कठोरता से कि न व्यक्तित्व का ख्याल, न सभ्यता का, न ही शिष्टता का, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी। इनके सारे भाषण सांप्रदायिक विष से भरे थे। हिंदुओं में जोश पैदा करना व उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए आवश्यक न था कि जहर फैले। इस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी। सरकार व जनता की रत्ती भर सहानुभूति आरएसएस के साथ नहीं रही, बल्कि उनके खिलाफ ही गई। गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे यह विरोध और भी बढ़ गया है। इन हालात में सरकार को आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था।
इन सारी बातों के बीच ये ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्र है, वहां आरएसएस जैसे संगठन जो कि गांधी विरोधी है, देश के तिरंगे से नफरत करने वाला है, संविधान विरोधी है, उसको खुश करने के लिए मोदी और उनकी सरकार देश से खिलवाड़ करने को तैयार है। नरेंद्र मोदी को अब ये साफ साफ जवाब दे देना चाहिए कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर केवल संघ के। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और पॉलिटिकल नारी से अगले सेगमेंट में आप किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं ये भी सजेशन हमें दे सकते हैं। और ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।